ओम। व्यक्ति निर्माण एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। एक श्रेष्ठ समाज यदि हमें बनाना है, उसके लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों की आवश्यकता है और उन श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। इन व्यक्तियों के निर्माण के लिए आज भी हमारे सामने अनेक शिक्षण संस्थाएं हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं और उससे निकलकर आज के समाज के विभिन्न प्रकार के अंग बनकर अपने अपने दायित्व व्यक्ति कर रहे हैं। किंतु जिस प्रकार समाज चल रहा है, जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने हैं, जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, जिन व्यवस्थाओं में हम जी रहे हैं, इन सबको देखकर बहुत संतुष्टि सामान्य व्यक्ति में नहीं है। एक मजबूरी है कि और कोई व्यवस्था नहीं है तो यही शिक्षा प्रणाली जो हमारे सामने है उसी को हमें अपनाना पड़ेगा। किंतु बहुत से प्रबुद्ध लोग इसके अंदर कमियों को देखना, महसूस करना शुरू किया। उनको लगता है कि इससे अच्छा कुछ और होना चाहिए। यहाँ तक कि शासन तंत्र में भी इस विषय में बहुत लोग महसूस कर रहे हैं। इसी कारण से एक नई शिक्षा नीति भी आज हमारे सामने लाया गया है, किंतु वह भी उस प्रकार नहीं दिखता जो होना चाहिए। पहले की अपेक्षा कई विषयों में वह सुधार दिखता है, किंतु सुधार मात्र है। इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि सभी में नहीं है। इसलिए आज अनेक प्रबुद्ध लोग एक नई शिक्षा प्रणाली की तरफ ध्यान दे रहे हैं। वास्तव में अत्यंत प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। कुछ लोग परंपरागत रूप से गुरुकुल प्रणाली को अपनाते आए हैं बहुत समय से, किंतु प्रबुद्ध वर्ग के अनेक लोग अब नए एक पहल शुरू किया है। गुरुकुल प्रणाली को स्थापित करने की दिशा में क्रांति आ रही है। अनेक लोग कहते हैं हमें गुरुकुल खोलना है, या कई लोग गुरुकुल खोले हैं, चला रहे हैं। किंतु यदि हम देखें इस तरफ भी, वहाँ के भी परिणामों को लेकर बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं है, या जो हमारी अपनी आवश्यकता है, हम जिस प्रकार के परिणामों को चाहते हैं वहाँ वो नहीं दिख रहे हैं। आंशिक रूप से दिख रहे हैं अवश्य, किंतु व्यापक रूप से नहीं दिख रहे हैं। उन आंशिक परिणामों को जब हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि इस प्रणाली के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु व्यापक रूप से परिणाम ना दिखने से एक अविश्वास भी मन में उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में हमें उस प्रणाली को लेकर और अच्छे से समझने की आवश्यकता है। हमें देखना है, समझना है कि क्या इस गुरुकुल प्रणाली के अंदर वह सामर्थ्य है जो कि एक संपूर्ण समाज को व्यापक रूप से समाज के लिए आवश्यक प्रत्येक व्यक्ति को उस प्रकार की योग्यता को बनाने का वो क्षमता इस गुरुकुल प्रणाली में है अथवा नहीं है। ऐसा वो गुरुकुल इस प्रकार के समाज को बना सकता है या नहीं, ये देखने की आवश्यकता है, परीक्षण करने की आवश्यकता है। हम इसके लिए एक बार इतिहास की तरफ देखेंगे। हम देखते रामायण, महाभारत व अन्य तमाम जो हमारे पास प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध होते हैं जहाँ कुछ इतिहास का वर्णन है, उनको यदि हम देखेंगे, सामान्य जनता के जीवन की जहाँ भी चर्चा है वह संपन्नता की ही चर्चा है। कहीं भूखमरी की चर्चा नहीं है, कहीं किसी साधन की कमी की चर्चा नहीं है। एक सामान्य नियम है, एक सामान्य जनता के जीवन बिल्कुल ठीक ठाक चलता था।
कोई कमी वहां नहीं होती थी। ब्राह्मण और सन्यासियों की बात अलग है, उनका अपरिग्रह पूर्वक जीवन जीने की स्वयं की व्यवस्था है। उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से अपनाई हुई व्यवस्था है। इस कारण से द्रोणाचार्य आदि की कई बार जो अभावपूर्ण जीवन की बात आती है वो एक बिल्कुल अलग विषय है। ये उनका स्वयं का चयन है। बाकी जो सामान्य व्यक्ति है उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती थी। इन ग्रंथों को छोड़ दीजिए, हम उन व्यक्तियों की दस्तावेजों को देखें जो बाहर से चीन वगैरह देशों से भारत आए थे और यहाँ की परिस्थितियों के बारे में उन्होंने अपना कुछ लेखन किया जो दस्तावेज के रूप में आज उपलब्ध है। उनकी जो अपने जो सर्वे है या उनकी अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो आज हमारे सामने उपलब्ध होते हैं, उनको यदि हम देखेंगे वहां भी यही वर्णन है कि भारत में घरों में ताला नहीं लगते थे, कहीं कोई भूखमरी नहीं थी, कहीं कोई भी व्यक्ति जावे भोजन खिलाने की बात तो आम बात थी। शहरों में होटल होते होंगे, गांव में ऐसे कोई होटल नहीं होता था। कोई भी परदेसी भी आता है, उनकी ये बात तो आज के गांव में भी हम देख सकते हैं। भोजन खिलाने को लेकर कहीं कोई कंजूसी नहीं होती। ये संपन्नता हमारे गांव में हमारे समाज की जो अंतिम जो तबका है वहां हमें देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से इसका श्रेय गुरुकुल प्रणाली को जाता है। गुरुकुल प्रणाली के द्वारा बने व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया यह समाज उस प्रकार रहा है। यहां इस संपन्नता को देखकर ही बाहर से आक्रांताओं ने आक्रमण किया, लूटा। जहां संपत्ति इकट्ठा मिल रही थी मंदिर या राजाओं के खजाने में, पहले वो लूट के ले गए। उसके बाद उनको लगा कि समाज पूरी तरह से संपन्न है तो यहाँ शासन करने लगे और चौथा यानी 25% टैक्स लगा के लोगों को लूटने लगे। फिर भी जी रहे थे यहाँ लोग। अंग्रेजों के बाद तो स्थिति इतनी भयंकर हो गई। अंग्रेजों के समय उन्होंने 50% तक टैक्स, और वो भी जिस साल बहुत अच्छे फसल हुए उस मापदंड के अनुसार, यानी जिस साल फसल कम हुई हो उस साल तो उनको पूरा ही देना पड़ा। बंगाल का जो बहुत बड़ा जो अकाल आया था वो इसी टैक्सेशन के कारण आया था और कोई कमी नहीं थी। तो इस संपन्नता को हम दोबारा इस देश में स्थापित कर सकते हैं। गुरुकुल प्रणाली को विधिवत अपनाकर समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे मुख्य आवश्यकता है उसका नेतृत्व। नेतृत्व यदि अच्छा हो, नेतृत्व के स्थान पर श्रेष्ठ व्यक्ति बैठे हो तो समाज को श्रेष्ठ बनाना सरल है। यदि नेतृत्व अच्छा ना हो, नेतृत्व के अंदर अयोग्य व्यक्ति बैठा हो तो फिर समाज को हम कुछ भी करें वो श्रेष्ठ नहीं बन सकता। बाकी लोग चाहे जितने श्रेष्ठ हो किंतु समाज पतन की तरफ ही जाएगा, क्योंकि दिशा देने वाला नेता है। और दुर्भाग्यवश आज समाज के नेतृत्व करने वाले की योग्यताओं की, क्षमताओं की उन्नति के लिए, विकास के लिए, ऐसे व्यक्ति को तैयार करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एमए पॉलिटिकल साइंसेस है। मुझे नहीं लगता उसके अंदर ऐसा कोई सिलेबस हो जिसपे कि श्रेष्ठ नेता का निर्माण हो सके। यह केवल हमारे प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में संभव है। हम अपनी प्राचीन प्रणाली की तरफ देखें, विद्या का 4 विभाग किया गया है: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। इसमें सर्वप्रथम आन्वीक्षिकी यानी दर्शन शास्त्र, त्रयी यानी वेद, वेदांग, इतिहास,
वार्ता का अर्थ है विभिन्न प्रकार की वृत्ति विद्या, स्किल्स जो हम कहते हैं, जिसमें प्रोडक्शन एंड सर्विसेज संबंधी बातें हैं या एंटरटेनमेंट की बातें हैं। जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण है, चाहे वो बर्तन हो, कपड़े हो, मकान हो, इनको बनाने की बातें, अथवा विभिन्न प्रकार की सेवाएं। अनेक प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है, धोबी से नाई से लेकर अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। और ललित कलाएं है मनोरंजन संबंधी, संगीत, नृत्य, पेंटिंग इत्यादि, फाइन आर्ट्स जो हम कहते हैं, ये वार्ता के अंदर आते हैं। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन विद्या, जो दंड नीति जिसको हम कहते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो दंड नीति के अंदर है। मैं इनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। हमारे शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य क्या है, इस तरफ जाएंगे। हमारे शिक्षा प्रणाली के द्वारा क्या निर्माण किया जाता था, विशेषकर समाज की नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए। नेतृत्व की दृष्टि से दो विभाग है। एक तो अंतिम नेता, जिसको हम राजा कहते हैं, निर्णय करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका उनके अंदर होगा, और दूसरे उनके सहयोगी, जिनको अमात्य कहते हैं। अकेला राजा शासन नहीं कर सकेगा, उनके लिए अपने बहुत अच्छे सहयोगी, योग्य सहयोगी चाहिए, जिनको अमात्य कहते हैं। यह पूरा मिलकर एक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप है। उनके अंदर क्या क्वालिटीज होना चाहिए, इनकी चर्चा हमें अर्थशास्त्र में तथा अनेक अन्य ग्रंथों में, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में, महाभारत आदि में उपलब्ध होता है। और उस प्रकार के व्यक्ति स्वयं बनकर नहीं आता। जन्म से कुछ क्वालिटीज व्यक्ति में होंगे, पर उनको जब तक पॉलिश ना करें तब तक वो उपयोगी नहीं बनते हैं। जन्म से चाहे जितना अच्छा संस्कार, जितने अच्छी योग्यता लेकर व्यक्ति आता है, पर जब तक उसको पॉलिश नहीं करते हैं तब तक वो हमारे काम का नहीं रहता। जैसे रा डायमंड है वो वास्तव में, किंतु जब तक वो पॉलिश नहीं किया जाता, एक शेप नहीं दिया जाता, वो चमकेगा नहीं। वही स्थिति व्यक्ति की है। ये ठीक है, अयोग्य व्यक्ति के ऊपर आप जितना भी परिश्रम करो, वो योग्य नहीं बन सकता। उसकी योग्यता बढ़ने की एक सीमा है, किंतु उस सीमा तक उसकी योग्यता बढ़े, इसके लिए उनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। अपने आप नहीं होगा वो। और वह कार्य हमारे गुरुकुल करते थे। तो किस प्रकार की योग्यता का निर्माण करते थे, कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये एक शब्द है। सबसे पहले हम अमात्य की तरफ जाएंगे, जो सहयोगी है। नेतृत्व वर्ग के अंदर जो नीचे स्तर के लोग हैं, उनकी योग्यताओं की पहले चर्चा करेंगे, बाद में जो राजा की चर्चा है। एक शब्द है कृतशिल्पः। कुछ प्रकार की स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए, विशेषकर वो जिस कार्य में नियुक्त है उस कार्य के संपन्न करने में जितने प्रकार की स्किल्स हैं वो होने चाहिए। हम कई बार देखते हैं, किसी जॉब में हम ज्वाइन होते हैं, उसके लिए आवश्यक कुछ हमारे अंदर क्वालिफिकेशंस होते हैं, बहुत से नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि एक अधिकारी तो बन जाते हैं, पर लेटर लिखना नहीं आता। लेटर लिखे तो कैसे संबोधित करें, क्या बातें लिखे, किस प्रकार प्रेजेंट करें, ये नहीं आता, क्योंकि हमें ये सिखाया भी गया है तो उस प्रकार उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहां वापस सीखना पड़ता है जॉब ज्वाइन होने के बाद। पर यहां हम देखते हैं तो एक अमात्य की नियुक्ति से पहले उनके अंदर ये योग्यताएं देखी जाती थी, यानी ये योग्यताएं वो लेके आएगा गुरुकुल से।
वहां कार्य करते हुए सीखने की बात अलग है। कार्य करने आरंभ करे उससे पहले ये योग्यता ही चाहिए। अरे वो गुरुकुल में इन सबको लेकर चलना होगा। यानी हमारे गुरुकुल प्रणाली में स्किल्स को लेकर बहुत जोर दिया जाता था। अनेक प्रकार की स्किल्स, अनेक प्रकार की, जिसको हम अपनी प्राचीन भाषा में शिल्प कहते हैं, अपने शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ अनेक प्रकार की शिल्पों का अभ्यास कराने की प्रक्रिया हमारे गुरुकुल में थी। इसलिए जो भी हमारे गुरुकुल से निकलते थे बहुत प्रकार की स्किल्स से युक्त होते थे। महाभारत में देखें, दुर्योधन की बात है, मैं युधिष्ठिर आदि की बात नहीं कर रहा हूं। दुर्योधन जैसे, जिसको हम बहुत निम्न स्तर का मानते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं इतने प्रकार की कलाएं जानता हूं, मैं तालाब को बिल्कुल पत्थर की समान बना सकता हूं, ये कर सकता हूं। अनेक स्किल्स अपना वो गिनाते हैं। शस्त्रास्त्र विद्या अलग है, शास्त्रों की विद्या अलग है, उसके बाद ये सब। पांडवों की बात आप देखते हैं, घोड़े संभालना, गाय संभालना, रोटी बनाना, नृत्य विद्या, इसके अतिरिक्त विशिष्ट प्रकार की नौका आदि के निर्माण की भी बात आती है। लक्ष्मण को देखिए, वनवास के काल में बहुत सुंदर कुटिया बनाया जो सब प्रकार के अनुकूल है। जंगल में उपलब्ध तात्कालिक तत्स्थानीय जो वस्तु है उन्हीं के द्वारा, ये भी एक कला है। आज स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए ये कोई नहीं कर सकता इस प्रकार का कार्य। तो ये एक प्रकार की यानी आवश्यकता है। अनेक प्रकार की जब शिल्प किसी ने अभ्यास किया हो, बहुत लंबे समय अभ्यास करने पर निपुणता बनती है। ये कार्य करने की पद्धति जानना अलग है, उसमें निपुणता आना अलग है। और निपुणता तब आएगी जब उसमें बहुत समय लगाया, बहुत परिश्रम किया, बहुत अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद ही निपुणता आती है। वो केवल बौद्धिक क्षमता से नहीं आती। बौद्धिक क्षमता अपनी जगह पर है, अभ्यास अपनी जगह पर है। यदि गुरुकुल में इस प्रकार की जो विभिन्न स्किल्स, शिल्प में निपुणता के लिए बहुत समय लगाया जाता था, छात्रों के द्वारा लगाया जाता था, आचार्यों के द्वारा छात्र लगाए जाते थे। आगे है एक शब्द चक्षुष्मान। चक्षु यानी आंख, आंख वाला हो गया। आंख तो सबके पास होते हैं, पर यह आंख एक दर्शन के लिए है, एक दृष्टि वाला हो, यानी जिसको हम अंग्रेजी में विजनरी कहते हैं, जिसके अंदर एक विजन हो कार्य करने के लिए। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे एक लक्ष्य होता है। राजा यदि अपने अमात्यों को कोई कार्य देता है, वो किसी लक्ष्य के लिए देता है और उस कार्य के द्वारा वो लक्ष्य संपन्न होना चाहिए। किंतु अनेक बार हम क्या करते, कार्य करते करते खो जाते हैं, अपने लक्ष्य भूल जाते हैं, कार्य ही रह जाता है। आज अनेक ऐसे हम देख सकते हैं, बहुत अच्छे कार्य किंतु रास्ते से भटके हुए। जैसे हमारे विद्यालय हैं, विद्यार्थियों का निर्माण होना चाहिए, पर हम कर क्या रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करा रहे हैं। उस विद्यार्थी के नॉलेज की जो लेवल है वो हम कितना बढ़ा रहे हैं इस पे नहीं। विद्या का काम बहुत अच्छा है, इसके द्वारा श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण होगा, वो सब बात अपनी जगह। किंतु हो क्या रहा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कराते हैं और जो कराते हैं वो फल फूल रहे हैं, जो नहीं कराते हैं वह ऐसे ही पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल्स हैं, क्या कर रहे हैं,
हमारा मूल लक्ष्य भारत को, पूरे समाज को स्वस्थ करना। स्वस्थ करना जो है वो लक्ष्य है, चिकित्सा उसमें एक छोटा सा हिस्सा है। हम स्वस्थ बनाने के लिए हॉस्पिटल्स और मेडिसिन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इनकी आवश्यकता ना हो इस दिशा में कोई चिंतन नहीं, क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं, दृष्टि छोड़ दिया। यदि हमारे अंदर दृष्टि होती कार्य करते समय हमारे नेतृत्व में, तो ये देखते कि पहले तो लोगों में रोग ही उत्पन्न ना हो, उस प्रकार हम क्या कर सकते वो चिंतन होता, वो नहीं है। इसलिए एक विजनरी होना बहुत आवश्यक है। शासन में जो है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अंदर एक विजन होना आवश्यक है। जब विजन होगा, कम से कम पुरुषार्थ से उस कार्य को अच्छे से संपन्न कर सकता है। नहीं तो कार्य में उलझा रहेगा, काम तो करते रहेंगे, परिणाम नहीं आएगा या बहुत कम आएगा। प्राज्ञ ज्ञानवान होना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र संबंधी सब ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए। जो जो कार्य उनको करना है उसकी बहुत बारीकियां होती है, उसको संपन्न करने की बहुत तरीके होते हैं। जैसे किसी को कृषि अधिकारी बनाया है, कृषि विभाग दिया है, कृषि संबंधी एक तो स्किल अलग है। कृषि में दोनों हिस्से है, स्किल भी है और नॉलेज भी है। खेत में कैसे कुल्फी चलाना है, स्किल है, पढ़ने से नहीं आएगा, कर चलाने से ही आएगा। गौशाला संभाल रहे हैं, दूध कैसे निकालना है, एक स्किल है, और ये स्किल अभ्यास से ही आएगा। किंतु इसके अतिरिक्त बहुत ज्ञान की बात है कि खेती कैसे करना चाहिए, कौन सा फसल कब बोया जाएगा, बीज कैसे चयन किया जाएगा, उसकी सुरक्षा कैसे होगी, फसल की सुरक्षा कैसे होगी, कब पानी देना है, कब नहीं देना है, कब कैसे खाद देना है, नहीं देना है, कोई रोग आए तो कैसे। बहुत ज्ञान का यहाँ आवश्यकता है। ज्ञान की कोई भी कार्य हम संभालते, कोई भी दायित्व संभालते हैं, उसमें बहुत ज्ञान की आवश्यकता, और वो ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए जो प्रैक्टिकली उपयोगी। केवल एग्जाम वाला ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उसके द्वारा वो कार्य संपन्न कर सके उस प्रकार ज्ञान चाहिए। आगे इसका विस्तार है, आगे इसका क्रम चलता रहेगा। तो और भी कई योग्यताएं हैं अमात्यों की और फिर राजा की। उस प्रकार योग्य व्यक्तियों के निर्माण की हमें चिंतन करना चाहिए। तो आगे आप देखते रहिएगा और क्या क्या योग्यताएं कैसे चाहिए। आज यहाँ विराम देते हैं। ओम शांति।